विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अजय तिवारी, बीए थर्ड ईयर का भारत का भूगोल। हम आज को आप भारत के भूगोल के बारे में बताना चाह रहे हैं। भारत अपनी परंपराओं एवं सांस्कृतिक के लिए विश्व गुरु प्राचीन समय से ही माना गया। महामानव भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत हुआ। सिंधु नदी के तटीय निवासियों को हिंदू एवं इस भूभाग को ईसानियों ने हिंदुस्तान की संज्ञा दी, जबकि रोमानियों ने सिंधु नदी को इंडस तथा देश को इंडिया भी कहा। आकृति एवं विस्तार। भारतवर्ष की आकृति पूर्ण रूप से त्रिभुजाकार न होकर चतुष्कोणीय है, जो उत्तर से दक्षिण तक भली भांति परिसीमित है, जो विश्व का कोई भी देश नहीं है। भूगोलवेत्ता स्ट्रोबो ने इसकी आकृति पतंग के समान बताई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा दक्षिणी किनारे पर स्थित इंदिरा पॉइंट 6:30 उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है तथा मुख्य भूमि का दक्षिणी भाग विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप को मिलाकर भारतवर्ष की तटरेखा 7516.6 किलोमीटर लंबी है। 23.5 उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है और देश को दो भागों, उत्तरी भारत अथवा महाद्वीपीय भारत एवं दक्षिणी भारत, जिसे हम उष्ण कटिबंधीय भारत के नाम से जानते हैं, में विभाजित करती है। इसी तरह 82.5 पूर्वी देशांतर भी देश के मध्य से होकर गुजरती है और जो भारत का प्रमाणित समय भी निर्धारित करती है। इसका क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, रूस, चीन और ऑस्ट्रेलिया इससे बड़े हैं। स्थिति एवं महत्व। भारत की स्थिति एवं महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह देश 8:04 उत्तरी अक्षांश से 37:06 उत्तरी अक्षांश तथा 68:07 पूर्वी देशांतर से 97:25 पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर तथा तटीय सीमा 7,516.6 है। स्वेज नहर के बन जाने से भारत की स्थिति का महत्व और भी बढ़ गया, क्योंकि पश्चिमी यूरोपीय देशों और भारत के पश्चिमी बंदरगाहों के बीच लगभग 4,800 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। सीमाएं। भारत के विभाजन में दो तरह की सीमाएं हैं। एक प्राकृतिक सीमा और दूसरी कृतिक सीमा। प्राकृतिक सीमा में दो तरह की सीमाएं हैं, एक स्थलीय और एक जलीय। स्थलीय सीमाओं में उत्तर में हिमालय पर्वत की श्रेणी, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पूर्व धुर दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत उत्तर पूर्व तथा उत्तर पश्चिम में हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है। उत्तर में हिमालय की महान श्रृंखला को रूस और मध्य एशिया के अनेक देशों को पृथक करती है। यहाँ जोजिला, काराकोरम, जलपल्ला, चार डिगला, इमलसा दर्रे हैं, जो अधिक ऊंचाई के कारण
पूरे वर्ष भर बर्फ से घिरे रहते हैं। फलस्वरूप भारत का मध्य एशिया के देशों के साथ व्यापार नगण्य है। केवल उत्तरी पश्चिमी भाग जो अब पाकिस्तान में है, जहां खैबर, बोलन और गोमल दर्रे हैं। पूर्व की ओर हिमालय की श्रेणियां नीची हैं, किंतु सघन वनों, गहरी तंग घाटियों, तेज बहाव वाली नदियों के कारण आवागमन नहीं होता है। अरुणाचल प्रदेश की ओर तुंग तथा लोग्यम दर्रे, तिब्बत की ओर नाभ्री, डिफू, कुंभ, म्यांमार की ओर जोवान दर्रे महत्वपूर्ण हैं। कृत्रिम सीमा में भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में नेपाल, भूटान, तिब्बत, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार, पश्चिम में पाकिस्तान, कश्मीर, उत्तर पश्चिमी सीमा अफगानिस्तान की सीमाएं भारत को छूती हैं। भारत के उत्तर पश्चिम में 1120 किलोमीटर लंबी भारत पाकिस्तान की सीमा जो राजस्थान राज्य की अंतिम परिधि है, कृत्रिम सीमा है। तट रेखा एवं द्वीप। भारत में अनेक तटरेखाएं हैं और अनेक द्वीप हैं जो प्राकृतिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में उनका सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। भौगोलिक दृष्टि से किसी भी देश की तटरेखा का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। भारतीय तटरेखा को दो भागों में बांटा गया है, पूर्वी तटरेखा एवं पश्चिमी तटरेखा। पूर्वी तटरेखा में उत्तरी सरकार तट तथा कोरोमंडल तट। उत्तरी तट जो है, उत्तरी तट यह कृष्णा नदी की डेल्टा से लेकर गंगा नदी के डेल्टा तक विस्तृत है। इसमें महानदी के डेल्टा में कोई भी पत्तन नहीं है। पुरी के समीप समुद्र तट आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। चेन्नई और कोलकाता के मध्य लगभग 1600 किलोमीटर पर कोई पत्तन स्थित नहीं है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए कृत्रिम रूप से विशाखापट्टनम तथा पारादीप पूरी करता है। कोकीनाड और मछलीपट्टनम इसी तरह के कृत्रिम बंदरगाह हैं। कोरोमंडल तट। पूर्वी तट के दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट की संज्ञा दी जाती है। यह कुमारी अंतरद्वीप से कृष्णा नदी के डेल्टा तक विस्तृत है। चेन्नई के समीप समुद्र इतना छिछला और बलुआ होता है कि यहाँ पे पत्तन का निर्माण जो है कृत्रिम रूप से करने की आवश्यकता महसूस हुई। अन्य छोटे पत्तन पुदुचेरी, गुडलुरु प्रमुख हैं। रामेश्वरम इसी मंडल में स्थित है। पश्चिमी तट को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 मालाबार तट, नंबर 2 कोंकण तट और तीसरा गुजरात तट। मालाबार तट गोवा से लेकर कुमारी अंतरद्वीप तक फैला हुआ है, जबकि सूरत से लेकर गोवा तक का जो तट विस्तृत है उसे हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। गुजरात तट गोवा से कच्छ तक फैला हुआ है। पश्चिमी तट के द्वीपों में लक्षद्वीप, यह द्वीप 10 अंश से 12 अंश उत्तरी और 72 अंश पूर्वी देशांतर पर मालाबार तट से लगभग 288 किलोमीटर पर फैला है। यह सभी प्रबल द्वीप हैं। ट्राम्बो द्वीप, यह मुंबई महानगर के समीप स्थित है। यहाँ पर अणु शक्ति तथा तेल शोधन कारखाने भारत सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं। उत्तरी द्वीप की ओर डीयू तथा सेंट मैरी द्वीप प्रमुख हैं। पूर्वी तट के द्वीप में हेयर द्वीप, फिर पान द्वीप, फिर श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप की एक विशेषता है, यह जो है एक रेत का मुड़ेर है जो पुलकिट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। आपको बता दें, यह लगभग 90 किलोमीटर लंबा तथा 13 किलोमीटर चौड़ा है। बंगाल की खाड़ी
अंडमान द्वीप, बंगाल की खाड़ी में पहला जो द्वीप है वह अंडमान द्वीप है। इसमें लगभग 204 द्वीपों का यह समूह बंगाल की खाड़ी में 10 अंश 30 मिनट और 13 अंश 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 92 अंश और 93 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। कोलकाता से इसकी दूरी लगभग 1250 किलोमीटर है। यहाँ पे धान की खेती, यह क्षेत्र जो है धान की खेती के लिए विख्यात है। निकोबार द्वीप, यह अंडमान द्वीप के दक्षिण में स्थित है। यहाँ 21 द्वीपों का एक समूह है। टर्सरी युग की चट्टानें यहाँ पे पाई जाती हैं। भारत विविधताओं का देश। इन सब विवरण से स्पष्ट होता है कि हमारा जो भारत है वह विविधताओं का देश है। भारत का कुल क्षेत्रफल, पूरे विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भारत की भूमि है, जबकि 16% जनसंख्या, उस भूमि पर भारत की लगभग 16% जनसंख्या निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार 121.01 करोड़ जनसंख्या भारत में निवास करती है। बच्चों, भारत में इतनी विविधता है कि यहाँ पर अनेक तरह के जाति, धर्म, समुदाय और अनेक तरह की भौगोलिक विविधताएं हैं, जिसमें से कहीं जंगल हैं तो कहीं वन हैं, कहीं पर्वत हैं, कहीं पठार हैं, कहीं जलीय सीमा है। एक समान उच्चावच नहीं पाया जाता, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ की जो विविधता है वो विश्व के लिए एक अनेकता में एकता प्रस्तुत करती है। एक पुराना सा गाना है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा। इस गाने से हमें ज्ञात होता है कि भारत में कितनी विविधता है। यहाँ रंग अलग हैं, रूप अलग हैं, वेशभूषा अलग हैं। हर 10 किलोमीटर में हमारी बोलियां बदल जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भारत की एकता और अखंडता आज बनी हुई है। इसके पीछे मुख्य कारण इसकी जो भौगोलिक सीमाएं हैं, हमें जहां एक तरफ सुरक्षा प्रदान करती हैं, वहीं दूसरी तरफ हमें विविधता में एकता को समेटे हुए हैं। बहुत सारी विविधताएं भारत में हैं, जैसे भौगोलिक विविधता, ये एक समान नहीं है, यहाँ की धरातल एक समान नहीं है, अनेक तरह के उच्चावचों से यह घिरी हुई है। फिर सामाजिक जो सांस्कृतिक हमारी जो विशेषता है, अनेक धर्म, अनेक जाति, अनेक समाज और अनेक त्योहारों को मनाने वाले लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी यह अनेकता में एकता लिए हुए है। भारत विविधताओं का देश इसलिए भी है कि यहाँ पे प्राचीन काल से ही अनेक तरह की घटनाएं घटित होती आई हैं, फिर भी इसकी अखंडता को कोई भी खंडित नहीं कर पाया। जहां तक धरातली बनावट की बात है, वहां पे जहां हमारी दक्षिणी सीमा जो समुद्र तटीय भागों से घिरी हुई है, वहीं हमारी उत्तर में हिमालय पर्वत जो विशाल मुकुट के समान हमारे सुरक्षा कवच का कार्य करता है। मध्य प्रदेश मध्य में स्थित होने के कारण अपने नाम को यह चरितार्थ करता है तथा यहाँ की जलवायु जो है लगभग सम पाई जाती है। भारत एक प्राय द्वीपीय देश है जो तीन तरफ से जलों से, जलीय भागों से घिरा हुआ है। विद्यार्थियों, आपको याद दिला दें कि यहाँ की जो स्थलीय सीमाएं हैं दो तरीके से निर्धारित की गई हैं, एक प्राकृतिक सीमा और दूसरी कृत्रिम सीमा। प्राकृतिक सीमा में हमारे पर्वत और महासागर हैं और कृत्रिम सीमा में जो हमारे द्वारा निर्मित की गई सीमाएं हैं। आपको बता दें, अगले अध्याय में हम इसकी जो भौगोलिक विविधता है, भौगोलिक विविधता का हम इसका अध्ययन करेंगे। इसके अफवाह तंत्र का हम अध्ययन करेंगे। अफवाह तंत्र के साथ साथ इसके अफवाह तंत्र की कौन सी विशेषताएं हैं, उनका हम इस अध्याय में भी अध्ययन करेंगे। साथ में हम ये देखेंगे कि हमारे जो अफवाह तंत्र हैं वह
कुछ हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं और कुछ दक्षिण भारत की नदियां हैं। जो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं उनमें वर्ष भर पानी बना रहता है, क्योंकि वह सब हिमनद हैं। समुद्र जो बर्फ है, बर्फ के पिघलने से उनका निर्माण होता है। और जो उत्तर भारत की नदियां हैं, दक्षिण भारत की नदियां हैं, दक्षिण भारत की नदियां पूर्णतः वर्षा जल पर आधारित होती हैं, इसलिए वह उनमें कुछ समय तक के लिए ही पानी रहता है। बाकी कुछ वर्ष के कुछ महीने तेज बहाव के कारण चलती हैं, इसके बाद उनका जल धीरे धीरे कम होता जाता है। इसके विपरीत जो उत्तर भारत की नदियां हैं, उत्तर भारत की नदियों में वर्ष भर पानी रहता है, तेज बहाव वाली नदियां होती हैं। आपको याद दिलवा दें, भौतिक दृष्टि से भारत को टोटल 7 भागों में बांटा गया है, जिसमें उत्तर का हिमालय पर्वतीय भाग, दक्षिण का मैदानी भाग, फिर मध्य का जो समतल भूमि है जिसे हम मालवा के पठार के नाम से भी जानते हैं, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, अनेक तरह की विविधताएं इस भारत देश में पाई जाती हैं। कहीं पर्वत हैं, कहीं पठार हैं, कहीं जलीय सीमा है। एक समान उच्चावच नहीं पाया जाता, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ की जो विविधता है वो विश्व के लिए एक अनेकता में एकता प्रस्तुत करती है। एक पुराना सा गाना है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा। इस गाने से हमें ज्ञात होता है कि भारत में कितनी विविधता है। यहाँ रंग अलग हैं, रूप अलग हैं, वेशभूषा अलग हैं। हर 10 किलोमीटर में हमारी बोलियां बदल जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भारत की एकता और अखंडता आज बनी हुई है। इसके पीछे मुख्य कारण इसकी जो भौगोलिक सीमाएं हैं, हमें जहां एक तरफ सुरक्षा प्रदान करती हैं, वहीं दूसरी तरफ हमें विविधता में एकता को समेटे हुए हैं। बहुत सारी विविधताएं भारत में हैं, जैसे भौगोलिक विविधता, ये एक समान नहीं है, यहाँ की धरातल एक समान नहीं है, अनेक तरह के उच्चावचों से यह घिरी हुई है। फिर सामाजिक जो सांस्कृतिक हमारी जो विशेषता है, अनेक धर्म, अनेक जाति, अनेक समाज और अनेक त्योहारों को मनाने वाले लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी यह अनेकता में एकता लिए हुए है। भारत विविधताओं का देश इसलिए भी है कि यहाँ पे प्राचीन काल से ही अनेक तरह की घटनाएं घटित होती आई हैं, फिर भी इसकी अखंडता को कोई भी खंडित नहीं कर पाया। जहाँ तक धरातली बनावट की बात है, वहाँ पे जहाँ हमारी दक्षिणी सीमा जो समुद्र तटीय भागों से घिरी हुई है, वहीं हमारी उत्तर में हिमालय पर्वत जो विशाल मुकुट के समान हमारे सुरक्षा कवच का कार्य करता है। मध्य प्रदेश मध्य में स्थित होने के कारण अपने नाम को यह चरितार्थ करता है, तथा यहाँ की जलवायु जो है लगभग सम पाई जाती है। भारत एक प्राय द्वीपीय देश है जो 3 तरफ से जलों से, जलीय भागों से घिरा हुआ है। विद्यार्थियों, आपको याद दिला दें कि यहाँ की जो स्थलीय सीमाएं हैं 2 तरीके से निर्धारित की गई हैं, एक प्राकृतिक सीमा और दूसरी कृत्रिम सीमा। प्राकृतिक सीमा में हमारे पर्वत और महासागर हैं, और कृत्रिम सीमा में जो हमारे द्वारा निर्मित की गई सीमाएं हैं। आपको बता दें, अगले अध्याय में हम इसकी जो भौगोलिक विविधता है, भौगोलिक विविधता का हम इसका अध्ययन करेंगे। इसके अफवाह तंत्र का हम अध्ययन करेंगे। अफवाह तंत्र के साथ साथ इसके अफवाह तंत्र की कौन सी विशेषताएं हैं, उनका हम इस अध्याय में भी अध्ययन करेंगे। साथ में हम ये देखेंगे कि हमारे जो अफवाह तंत्र हैं वह कुछ हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं और कुछ दक्षिण भारत की नदियां हैं। जो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं उनमें वर्ष भर पानी बना रहता है, क्योंकि वह सब हिमनद हैं। समुद्र जो बर्फ है, बर्फ के पिघलने से उनका निर्माण होता है,
और जो उत्तर भारत की नदियां हैं, दक्षिण भारत की नदियां हैं, दक्षिण भारत की नदियां पूर्णतः वर्षा जल पर आधारित होती हैं, इसलिए वह उनमें कुछ समय तक के लिए ही पानी रहता है। बाकी कुछ वर्ष के कुछ महीने तेज बहाव के कारण चलती हैं, इसके बाद उनका जल धीरे धीरे कम होता जाता है। इसके विपरीत जो उत्तर भारत की नदियां हैं, उत्तर भारत की नदियों में वर्ष भर पानी रहता है, तेज बहाव वाली नदियां होती हैं। आपको याद दिलवा दें, भौतिक दृष्टि से भारत को टोटल 7 भागों में बांटा गया है, जिसमें उत्तर का हिमालय पर्वतीय भाग, दक्षिण का मैदानी भाग, फिर मध्य का जो समतल भूमि है जिसे हम मालवा के पठार के नाम से भी जानते हैं, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, अनेक तरह की विविधताएं इस भारत देश में पाई जाती हैं। विद्यार्थियों, आज हमने भारत के भूगोल को पढ़ा। जिन चीज़ों को हमने उसमें कवर किया है उसमें स्थितिजन्य विशेषताएं हमने जाना। भारत की स्थितिजन्य विशेषताएं क्या हैं? भारत का नाम, भारत के नाम से भारत पड़ा। अनेक विद्वानों ने जो है इसको अलग अलग नामों से, अनेक मनीषियों ने इसको अलग अलग नामों से भी बताया है। आकृति एवं विस्तार में यह पूर्णतः जो है त्रिभुजाकार न होकर चतुष्फलकीय है। इसके जो उत्तरी और जो दक्षिणी सिरे हैं वो पूरी तरह से परिसीमित हैं। सीमाएं, भारत की जो सीमाएं हैं इसको 2 तरह की सीमाएं निर्धारित करती हैं। एक तो प्राकृतिक सीमा और दूसरा कृत्रिम सीमा। प्राकृतिक सीमा मतलब जिनका निर्माण हमने नहीं किया है, वह प्रकृति रूप से ही निर्मित हैं। जैसे इसमें इसको हम 2 तरह से हम इसको देख सकते हैं। पहला जलीय सीमा और दूसरा स्थलीय सीमा। भारत प्रायद्वीपीय देश है जो 3 तरफ से जलीय भागों से घिरा हुआ है। उत्तरी भाग पूर्णतः हिमालय पर्वत के उत्तरी भाग हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है। इसका तट रेखा एवं द्वीप। भारत की भौगोलिक विविधता में तट रेखाओं का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पूर्वी तट और पश्चिमी तट 2 तटों में इसको विभाजित किया गया है। अगला, भारत की विविधता। भारत विविधताओं का देश है। यह कुल भूमि का, विश्व के कुल भूमि का 2.4% तथा इस भूमि में लगभग 16% जनसंख्या निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 121.01 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। भारत में अनेक धर्म, अनेक जाति, अनेक समुदाय के लोग निवास करते हैं। यहाँ अनेक तरह से तीज त्योहार भी मनाए जाते हैं। भौगोलिक विविधता में जहाँ एक तरफ ऊंचे पर्वत हैं, पठार हैं, वहीं दूसरी तरफ मैदान हैं, जलीय सीमा है। ये सब विविधताएं जो है भारत को अनेकता में एकता में पिरोए हुए हैं। आपको हम बता दें, भारत की जो विविधता है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ विविधता में अनेकता में एकता को, या यूं कहें कि अनेकता में एकता देखने को मिलती है। आज हम यही समाप्त करते हैं। अगले अध्याय में भारत के भौतिक प्रदेश एवं अफवाह तंत्र को अगले टॉपिक में हम देखेंगे अगले दिन। सबको नमस्कार।